जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी अभी इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है। तो अटैक अगर अभी किया है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आज ही इजराइल का मन हुआ कि मैं अटैक कर दूं ईरान के ऊपर और अटैक कर दिया। इसके पीछे कुछ हिस्ट्री है, मतलब बहुत पुराने टाइम से कुछ न कुछ चलता आ रहा है। देखिए, पहले ईरान और इजराइल दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मतलब इतने अच्छे फ्रेंड्स थे, काफी अच्छी फ्रेंडशिप थी दोनों के बीच में। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ धीरे धीरे दोनों के बीच में क्या होने लग गया, कुछ कॉन्फ्लिक्ट छोटे मोटे होते होते वॉर में कन्वर्ट हो गए। और फिर पहले इजराइल ने अटैक किया एक बार ईरान के ऊपर, फिर ईरान ने अटैक किया, वापस अभी इजराइल ने अटैक किया है और वापस ईरान ने बैक किया है। तो हम इसके पीछे की हिस्ट्री देखेंगे कि पहले इनकी दोस्ती किस तरीके से दुश्मनी में कन्वर्ट हो गई, क्या रीजंस रहे उसके पीछे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि अभी क्या हुआ है। इजराइल ने अटैक किया है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री साइट्स पे। कई सारे असैसिनेशन हुए हैं टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स के, न्यूक्लियर साइंटिस्ट के। किसने किया है? इजराइल ने किया है ईरान के ऊपर अटैक। स्ट्राइक्स देखो कई सारी जगह है जो कंफर्म हुई है, जैसे तेहरान हो गया, वहाँ की मिलिट्री साइट्स हो गई, नतांज हो गया, तेब्रिज, द सिटी ऑफ इस्फहान, अरक, मतलब ऐसी कई सारी सिटी है जहाँ पे मोस्टली क्या था, वहाँ की न्यूक्लियर रिसर्च हो रही थी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, वहाँ के बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे, वहाँ की जो कैपिटल है, मतलब अच्छी अच्छी जो भी वहाँ की फैसिलिटीज़ थी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उन जगह पे क्या किया इजराइल ने अटैक किया है पर्टिकुलर, मतलब मिलिट्री ऑफिशियल्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उसने मारा है। तो वापस से ईरान ने भी उसके पीछे फाइट बैक किया है। लेकिन हम उस चीज़ को नहीं ध्यान रखते हुए हम पीछे की इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि एक्चुअली वॉर स्टार्ट हुई कहाँ से, मतलब इसका क्या कॉन्सेप्ट रहा। पहले जब दोस्त थे दोनों, 1970s के टाइम पे दोनों काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। फिर धीरे धीरे जब टाइम आगे बढ़ता है तो कुछ उनकी जो एथनिसिटी है उनकी वजह से, आसपास वाले नेशंस की वजह से आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है उनकी, उस वजह से क्या होता है, दोनों के बीच में तनाव आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। पहले हम लोकेशन देखते हैं। दिस इज ईरान। देखो दोनों नेशन है विच आर लोकेटेड इन मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में हमारे टोटल 16 नेशंस आते हैं। कितने आते हैं? 16 नेशंस, जिसमें से 15 जो है इस्लाम को फॉलो करते हैं और एक नेशन जो है इजराइल ये फॉलो करता है। ये मतलब यहाँ पे है ज्यूइश कम्युनिटी, यहूदी जो धर्म होता है, यहूदी जो लोग होते हैं इनको ज्यूज कहा जाता है। तो ज्यूज कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, बाकी मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। तो आप सोच रहे होंगे कि जब इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर तो क्यों बाकी देश उसका साथ नहीं देते, बाकी सब भी इस्लामिक नेशन से। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे है, इस्लाम में 2 टाइप के मुस्लिम्स होते हैं, सुन्नी एंड शिया, सुन्नी मुस्लिम एंड शिया मुस्लिम। तो अगर आप देखें तो ईरान इज द ओनली नेशन जहाँ पे शिया मुस्लिम की कम्युनिटी है, बाकी जो नेशन है यहाँ पे सुन्नी मुस्लिम है। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, इसको सपोर्ट नहीं करता। अब देखिए इजराइल ने अटैक किया, ये नेशन है, इसका अगर आप बाउंड्रीज देखें तो देख सकते गाजा इजिप्ट का पार्ट, इजिप्ट से जुड़ा हुआ सीरिया, जॉर्डन, इधर के साइड इराक है जो कि ईरान से बॉर्डर शेयर करता है, ये पर्शियन गल्फ है, रेड सी है, इधर मेडिटेरियन सी है। ये क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते। कि इजराइल भी पहले एक्चुअल में, अगर हम इजराइल पैलेस्टाइन इशू मैंने बताया था कि इजराइल पहले नहीं हुआ करता था, यहाँ पे सिर्फ पैलेस्टाइन था। धीरे धीरे ज्यूज कम्युनिटी यहाँ पे आती है, यहाँ पे लड़ाइयाँ करती है और यहाँ की टेरिटरी को क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है। मतलब लड़ाई कर करके ही गाजा भी इसने इजिप्ट से लिया, इधर जॉर्डन से, इधर के साइड वेस्ट बैंक वाला और ईस्ट जेरूशलम वाला पार्ट ले लिया, लेबनान और सीरिया ऊपर यहाँ पे जो गोलन हाइट्स है वो पार्ट कवर कर लेता है। और फिर धीरे धीरे मतलब जब टाइम बढ़ता जाता है, हालांकि मैं उस वॉर पे तो नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने एक बेसिक बता दिया कि इजराइल जो है पहले नहीं था, पहले पैलेस्टाइन था। इजराइल क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे लैंड एक्वायर करके, लड़ाइयाँ कर करके यहाँ पे टेरिटरी को एक्वायर कर लेता है। फिर ये जो पार्ट्स रहते हैं इधर वेस्ट बैंक वाला और गाजा वाला, ये पैलेस्टाइन को दे दिए जाते हैं। इसके अलावा बचा हुआ जितना भी पार्ट है वो किसका है, ईरान का है। इसके अलावा जितना भी पार्ट बचा है वो ईरान को मिलता है, बाकी सिर्फ किसको मिल जाता है, पैलेस्टाइन को मिल जाता है। थोड़ा बहुत पार्ट वो भी लड़ झगड़ के यूनाइटेड नेशन वहाँ पे आता है बीच में, बाकी हालांकि हमें उस पर नहीं जाना है। हम देखते हैं इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट। तो हम हिस्ट्री में चलते हैं। अगर हम हिस्ट्री में जाए तो 1948 से 79 के टाइम के अगर हम देखें, 1979 के पहले ईरान और इजराइल काफ़ी अच्छे दोस्त थे, मतलब दोनों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप थी, एक दूसरे की मदद करते थे। जब यहाँ के कौन लीडर थे, मोहम्मद रेजा पहलवी। ईरान रिकॉग्नाइज इजराइल। देखो इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी कई सारे नेशन जो थे सपोर्ट नहीं करते थे, मतलब कोई अरब नेशन सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन ईरान जो है इसको सपोर्ट करता, मतलब रिकॉग्नाइज करता था कि इजराइल 1950s के पहले
क्योंकि इजराइल बाद में बना था, जबरदस्ती बना था, तो दूसरे नेशंस कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन कौन करता था? ईरान रिकॉग्नाइज करता था इसको। दे कोलैबोरेटेड इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री पर्टिकुलरली अगेंस्ट शेयर्ड अरब राइवल्स। मतलब दोनों क्या करते थे? कोलैबोरेट करते थे सारी चीजों में, इकोनॉमिकली, मिलिट्री। उसके बाद इजराइल हेल्ड ईरान डेवलप इट्स एग्रीकल्चरल एंड डिफेंस सेक्टर। को इजराइल वहाँ के एग्रीकल्चर, डिफेंस सेक्टर को डेवलप करने में भी हेल्प करता था ईरान की। दोनों नेशन पार्ट थे प्रो वेस्टर्न ब्लॉक के, जो कि मिडिल ईस्ट, मतलब कोल्ड वॉर के टाइम पे मिडिल ईस्ट में जो प्रो वेस्टर्न ब्लॉक बना था वहाँ पे दोनों पार्ट थे। कब की बात कर रहे हैं हम? 1979 के पहले। अब क्या होता है यहाँ पे? इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो जाता है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन कैसे हो जाता है कि मतलब एक तरीके से ईरान की जो आइडियोलॉजीज थी, जो पहले अलग थी, अब क्या हो जाती है? बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? कि ये सोचता है कि हम, मतलब जो इजराइल है उसने क्या करा है? ये ज्यूज कम्युनिटी वाला है, उसने जो पैलेस्टाइन थे, आसपास के अरब नेशन है, उनके साथ लड़ाई करता है, उनको क्या करता है? मारता है। इस्लाम वाले लोगों को क्या कर रहा था? ये लड़ाई कर रहा था उनसे। तो इसका भी इस्लामिक रिवॉल्यूशन करता है, ईरान का रिवॉल्यूशन होता है, और ये उसके से धीरे धीरे इसके अंदर एक तरीके से इसकी आइडियोलॉजी जो टुवर्ड्स इजराइल थी वो चेंज होने लग जाती है। 1979 के टाइम पे क्या होता है? ईरानियन रिवॉल्यूशन, शाह मतलब जो उनके पहले जो लीडर थे वो हट जाते हैं, नए वहाँ के पावर में आ जाते हैं अयातुल्लाह खोमेनी, इस्टेब्लिशिंग द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। क्या बना देते हैं? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो अब यहाँ पे इन्होंने कम्युनिटी को जोड़ दिया, मतलब एक एथनिसिटी को जोड़ दिया, एक तरीके से इस्लाम को जोड़ दिया। तो अब वो कम्युनिटी क्या होगी? लड़ाई होगी। तो ईरान सीवियर्ड टाइज विद इजराइल, मतलब वहाँ पे इजराइल के साथ टाइज की खराब हो जाती है, एंड लिबर्ड इन द जायनीज रिजिम कॉलिंग फॉर इट्स डिस्ट्रक्शन, मतलब उसके डिस्ट्रक्शन की तरफ जाने लग जाता है। ईरान बिगेन सपोर्टिंग पैलेस्टीनियन ग्रुप्स। किसको सपोर्ट करने लग जाता है? पैलेस्टाइन को, क्योंकि इजराइल जो है ऑलरेडी इजराइल है, यहाँ पे इधर की साइड वेस्ट बैंक है, इधर की साइड गाजा है, तो ये जो वेस्ट बैंक और गाजा वाला रीजन है ये क्या है? पैलेस्टाइन में आता है, और बाकी पूरा बचा हुआ पार्ट किसका है? इजराइल का है। तो इन दोनों की लड़ाई ऑलरेडी होती रहती है, मतलब इनकी लड़ाई ऑलरेडी चल रही है। इसमें ये वाले जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं और ये बाकी ज्यूज कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये इनको सपोर्ट करता है, किसको? पैलेस्टाइन को, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी, इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग थे। तो क्या करता है? ईरान सपोर्ट करता है पैलेस्टाइनियन ग्रुप को। और हिजबुल्लाह, देखिए अलग अलग कम्युनिटी जो अलग अलग जगह पे रहती है, जैसे यमन में हुतीज रहते हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह रहते हैं, हमास नाम का जो ग्रुप है ओरिजिनेट होता है गाजा से। तो ये अलग अलग कम्युनिटी से सारे इस्लाम वाले हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं। तो इन सबको ईरान अपनी तरफ कर लेता है, मतलब इन सबको सपोर्ट करता है और इजराइल के अगेंस्ट लड़ाई करता है। तो हिजबुल्लाह को लेबनान में सपोर्ट करता है और लीडर बन जाता है एंटी इजराइल रेजिस्टेंस का, एंटी इजराइल रेजिस्टेंस का लीडर बन जाता है। हॉस्टिलिटी बिकम आइडियोलॉजिकल, मतलब आइडियोलॉजी से जुड़ जाती है। ईरान फॉरेन पॉलिसी पोजीशन इजराइल एज एन इलेजिटिमेट ऑपरेसिव ऑक्यूपायर, मतलब अब ईरान की फॉरेन पॉलिसी क्या बोलती है कि जो इजराइल है वो एक तरीके से इलेजिटिमेट, मतलब उस जगह पे आ गया है। वहाँ पे पहले नहीं था, जैसा कि मैंने बताया, बाद में इजराइल उस जगह पे आता है, मतलब ब्रिटेन वाले जो रहते हैं, अकॉर्ड होता है उनका, बातचीत करते हैं, वहाँ पे इजराइल को थोड़ी सी जगह दे देते रहने की, मतलब ज्यूज कम्युनिटी को। फिर वहाँ रहते रहते वो अपनी जगह फैलाते फैलाते आसपास वाले लोगों से भी वहाँ की लैंड एक्वायर कर लेते हैं। तो वो क्या समझता है, ईरान पहले तो सपोर्ट कर रहा था लेकिन बाद में उसको इलेजिटिमेट ऑक्यूपायर बता देता है वहाँ का। 80s 90s के टाइम पे क्या होता है, ईरान आर्म्ड हिजबुल्लाह को आर्म करता है, जो कि क्या करेगा, लेबनान सिविल वॉर में अगेंस्ट रहेगा इजराइल के। मतलब हिजबुल्लाह जो कि कहाँ का है, लेबनान का है। लेबनान और किसकी लड़ाई हो रही है यहाँ पे, इजराइल की। तो ईरान जो है सपोर्ट कर रहा है, आर्म कर रहा है, मतलब उसको मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है हिजबुल्लाह को, लेबनान को, ताकि वो लड़े किससे, इजराइल से। तो इस तरीके से 1890s के टाइम पे होता है। ईरान सपोर्ट करता है हमास को भी और इस्लामिक जिहाद इन पैलेस्टाइन, मतलब पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट कर रहा है। हमास कम्युनिटी जो कि गाजा के में है, मतलब पैलेस्टाइन में जो हमास कम्युनिटी रहती है, ये भी उसी के लिए बनता है ताकि इजराइल को अगेंस्ट में, मतलब इजराइल के अगेंस्ट लड़ने के लिए बनाई जाती है। तो इनको भी सपोर्ट करता है, पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है, हुतीज को सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। इन सबको सपोर्ट करके किसके अगेंस्ट करता है, इजराइल के अगेंस्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, 2000 से 2010 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे न्यूक्लियर डील होती है। न्यूक्लियर डील क्या रहती है, देखो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक तरीके से इशू बन जाता है, क्योंकि ईरान ने स्टार्ट कर दिया था
न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स, न्यूक्लियर वेपन बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये जो बात जो है किसी को पसंद नहीं आती, आसपास वाले नेशन, इवन स्पेशली इजराइल तो कोशिश करता है कि उसको खत्म करे, डिस्ट्रक्ट करे। इवन यूएसए को पसंद नहीं आती है, तभी यूएसए जो है इजराइल को सपोर्ट करता है। यूएस किसको सपोर्ट करता है? इजराइल को, और ईरान के हमेशा अगेंस्ट रहता है। ईरान के ऊपर तो वो सैंक्शंस लगाता रहता है, ईरान को दुश्मन मानता है एक तरीके से। तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम एक सेंट्रल इशू बन जाता है। इजराइल क्या देखता है कि न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान मतलब उसके लिए एक थ्रेट है। अगर न्यूक्लियर वेपन बन जाते हैं, न्यूक्लियर आर्म्ड हो जाता है ईरान, तो इजराइल के लिए ये थ्रेट बन जाएगा, क्योंकि कहीं कभी भी अटैक कर दे उसके ऊपर तो इजराइल जो है मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी जाता है ताकि उसको हेल्प मिले कि ईरान के जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स है इन सब चीज़ों को बंद कराया जाए, इन सब चीज़ों को ख़त्म करवाया जाए, न्यूक्लियर वेपन उसके पास नहीं आने चाहिए। तो धीरे धीरे उसके जो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको क्या करता है इजराइल ख़त्म करने की कोशिश करता है, वहाँ के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारने की कोशिश करता है। फिर क्या होता है, हिजबुल्लाह और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मतलब लेबनान वॉर होती है 2006 में, वहाँ पे इजराइल हिजबुल्लाह से लड़ता है सदर्न लेबनान में, और ईरान सपोर्ट करता है किसको? हिजबुल्लाह का भी। जैसे मैंने बताया ईरान किसको सपोर्ट करता है? हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, ताकि हिजबुल्लाह किससे लड़े? इजराइल से लड़े। तो ये वॉर होती है, वहाँ पे सपोर्ट होता है। फिर जो है यूएस और इजराइल मिलकर एक वायरस बनाते हैं, स्टक्सनेट वायरस 2010 में, जो कि ईरान की न्यूक्लियर जो डील से मतलब यहाँ वहाँ के जो चीज़ें हैं उनके बारे में उसको हैक करके उसके बारे में ख़राब करने के लिए एक तरीके से। फिर ईरान न्यूक्लियर डील होती है 2015 में, जिसको हम JCPOA भी कहते हैं, जॉइंट कॉम्प्रहेंशन प्लान ऑफ एक्शन। ये ईरान की न्यूक्लियर डील है। यहाँ पे क्या होता है कि जो पहले क्या होता है यूएस इसके ऊपर सैंक्शन वगैरह लगाने की कोशिश लगाता है, बट यहाँ पे एक डील साइन होती है, और इसके जो क्या होता है कि ईरान जो है जो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था उसके ऊपर यूएस सैंक्शन लगाता है। तो पहले आती है डील होती है किसके ऊपर? यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया और जर्मनी, इसके ऊपर सैंक्शन लगाता है। लेकिन वो जो सारी चीज़ें हैं, मतलब सैंक्शन का मतलब क्या होता है इन जनरल कि किसी भी देश से ट्रेड नहीं करेगा, मतलब वो किसी को ना एक्सपोर्ट करेगा ना कोई इंपोर्ट करेगा, मतलब कोई भी देश जो है उसके साथ ट्रेड वगैरह नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये डील होती है, कौन कौन मिलके करता है इसको? ईरान, उसके साथ P5 नेशन। P5 कौन नेशन है? परमानेंट 5, मतलब UNSC के जो परमानेंट मेंबर होते हैं उसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। कौन कौन? यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। तो 5 परमानेंट मेंबर है, उसके साथ एक और P5+1 एक जर्मनी और रहता है। तो ये सब मिलके क्या करते हैं? न्यूक्लियर डील साइन करते हैं। इजराइल इसको अपोज करता है इस डील को, कॉलिंग इट इनएडिक्वेट एंड अ पाथवे टू न्यूक्लियर ईरान। देखो इस चीज़ में एक्चुअली डील क्या होती है कि ये बोलते हैं कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। पहले तो उसके ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं कि ईरान न्यूक्लियर डील में कि ईरान क्या है कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, तो उसको हम परमिशन दे देंगे कि वो ट्रेड वगैरह कर पाएगा, उसके सैंक्शंस को हटा दिया जाता है। इन जनरल इस डील में ऐसा होता है। फिर क्या होगा, ईरान फिर भी मतलब पीछे पीछे मतलब छुपके से ऐसे करके न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है। सैंक्शन भी हट गए थे, उसका ट्रेड भी अच्छा चल रहा था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो रहा था, और न्यूक्लियर वेपन भी बना रहा था। तो वो चीज़ें दूसरे देशों को मतलब इजराइल को पसंद नहीं आती, उसे पता रहता है कि ईरान फिर भी बना रहा है छुपके, तो इजराइल को अपोज करता है इस डील का। फिर यूएस भी क्या करता है, थोड़े टाइम बाद डील को हटा देता है। को ट्रम्प एरा आता है 2016 के टाइम पे, तो यूएस विड्रॉ कर देता है JCPOA, मतलब जो डील हुई थी उससे क्या हो जाता है, विड्रॉ हो जाता है। विड्रॉ करने के बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है यह करेंगे, कैंपेन स्टार्ट करेंगे अगेंस्ट ईरान। वापस से देखो, पहले उन्होंने क्या करा, वहाँ पे डील हुई, डील में बोला कि क्या करेंगे, यूएस के सैंक्शंस जो है हम हटा देते हैं, सॉरी यूएस का बोल रही हूँ मैं, ईरान के सैंक्शंस हटा देते, लेकिन वो क्या करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह नहीं बनाएगा। लेकिन फिर भी ईरान बनाता है, पीछे पीछे इनको डाउट होता है, तो वो डील से बाहर हो जाते हैं और उसके ऊपर वापस से सैंक्शंस लगा देते हैं और उसको एक तरीके से आइसोलेट कर देते हैं। इजराइल इंक्रीज कोवर्ट ऑपरेशन। फिर इजराइल धीरे धीरे उसके ऊपर कई सारे मतलब कोवर्ट छुप के ऑपरेशंस करता है। जैसे कासिम सुलेमानी जो ईरान का टॉप जनरल था, उसको UN ड्रोन से मार दिया जाता है इराक में। इजराइल मतलब एलिगली स्टॉल ईरानियंस न्यूक्लियर आर्काइव्स, ईरान के न्यूक्लियर आर्काइव्स को चुरा लेता है। कई सारे एक्सप्लोजन्स होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, असैसिनेशन होते हैं ईरान के अंदर, जो कि मोसाद मतलब जो वहाँ की एजेंसी है इजराइल की, उसके द्वारा। करंट फेज अगर हम देखें 2023 से 25 तक, तो क्या होता है, हमास अटैक करता है इजराइल को फ्रॉम गाजा। बताया था मैंने, गाजा में बना हुआ एक ग्रुप है हमास, जो कि इजिप्ट के मुस्लिम वगैरह लोगों ने मिलकर क्या करा था, बनाया था, किसके अगेंस्ट जाने के लिए, इजराइल के अगेंस्ट जाने के लिए। तो हमास अटैक करता है इजराइल को,
और इजराइल ब्लेम करता है कि इसको भी सपोर्ट किसने किया, ईरान ने किया। मेसिव इजरायली मिलिट्री कैंपेन इन गाजा फ्लोस, मतलब कई सारे इजरायली के मिलिट्री कैंपेन होते हैं गाजा में। उसका एस्केलेशन ऑफ टेंशन अक्रॉस द रीजन, देखो अब दोनों की लड़ाई होगी, वहाँ पे क्या हो गया, कई सारे टेंशन क्रिएट हो जाते हैं उस रीजन में, पूरा मिडिल ईस्ट, क्योंकि लड़ाई कहीं पे भी हो टेंशन सभी जगह क्रिएट होंगे। फिर 2024 में क्या होगा, हिजबुल्ला एंड ईरान बेक्ड ग्रुप्स अटैक इजराइल फ्रॉम लेबनान एंड सीरिया, मतलब लेबनान सीरिया वहाँ से कहाँ पे हिजबुल्ला जो है किसको अटैक करता है, फिर इजराइल को अटैक करता है। फिर ईरान लॉन्च करेगा ड्रोन और मिसाइल इजराइल के ऊपर, मतलब इस तरीके से इनकी लड़ाई जो है वो मतलब अलग अलग टाइम पे एक दूसरे के ऊपर अटैक किया। 2025 में वापस से अभी इजराइल ने क्या किया है, फिर ईरान के ऊपर अटैक किया है। तो अगर हम देखें कि इंडिया का क्या रोल है मतलब दोनों में, कि इंडिया के लिए जितना ईरान ज़रूरी है इजराइल भी इतना ही ज़रूरी है। इजराइल से हम कई सारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते हैं, मतलब डिफेंस के लिए डिपेंड है। वैसे ईरान में हम चाबहार पोर्ट बना रहे, तो हम ना एक को सपोर्ट करते, ना इजराइल को सपोर्ट कर पाएंगे ना ईरान को, मतलब दोनों के किसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते हम। देखिए इकोनॉमिक एंड कॉमर्स की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो इजराइल का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एशिया में, कौन, इंडिया। बायलेटरल जो ट्रेड है किसके साथ है हमारा, इजराइल के साथ काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर ईरान की बात करें तो मेजर सप्लायर है हमारे लिए क्रूड ऑयल का, इंडिया के लिए क्रूड ऑयल का सप्लायर है ईरान। वहीं डिफेंस की बात करें तो क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज जो है हम इजराइल से लेते हैं। अराउंड 41% जो डिफेंस एक्सपोर्ट होता है इजराइल का इंडिया को होता है। दोनों कंट्री जियोपॉलिटिकल कंसर्न को शो कर मतलब शेयर करते हैं, टेररिज्म को अगेंस्ट रहते हैं दोनों कंट्रीज। वहीं एनर्जी की बात करें तो इंडिया को एक्सप्लोरेशन लाइसेंस मिल रखा है नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन का, मतलब नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन का इंडिया को लाइसेंस मिल रखा है। कहाँ का, इजराइल के गैस फील्ड जो है, तो हम इसको भी नहीं छोड़ सकते। वहीं यूएस सैंक्शंस ऑन इजराइल, मतलब जब भी यूएस ने सैंक्शन लगा इजराइल के ऊपर तो हमारा एनर्जी क्राइसिस, मतलब हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हम जो डिपेंड है वो क्या होती है, हेम्पर होती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इंडिया और इजराइल मिलके रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड जो है मतलब दोनों मिलके काम करते हैं। वहीं स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन करते हैं हम स्पेस प्रोजेक्ट में, सैटेलाइट लॉन्चेस में, दोनों की बायलैटरल टाइज अच्छी है। अगर लोकेशन की बात करें तो इजराइल कनेक्ट करता है रेड सी को मेडिटेरियन सी से थ्रू लैंड। वहीं अगर ईरान के लोकेशन की बात करें तो ईरान में हम बना रहे हैं अपना चाबहार पोर्ट, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा अगर हम यूरोप में ट्रेड करना चाहते, मिडिल ईस्ट में ट्रेड करना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान से जाना तो मुश्किल है हमारे लिए कि हम पाकिस्तान से होकर चले जाएं। हमारी फ्लाइट को नहीं उड़ने देता, वो हमें क्या लैंड से आने देगा। तो ईरान इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और जहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं हमारा चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट के थ्रू मिडिल ईस्ट में ट्रेड करना और यूरोप में ट्रेड करना हमारे लिए आसान रहेगा। तो अगर इसके अगर हम देखें तो दोनों हमारे लिए क्या है, बराबर इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, इंडिया इजराइल को भी सपोर्ट करे या ईरान को भी सपोर्ट करे, मतलब हम किसी के अगेंस्ट नहीं हो सकते, सपोर्ट करे ना करे, लेकिन इस सिचुएशन में इंडिया क्या रहेगा, दोनों को हमारी जो पॉलिसी है हम नॉन आइडियोलॉजिकल चीज़ को फॉलो करें, मतलब रियलिज्म को फॉलो करेंगे। आइडियोलॉजिकल की जगह हम किसको फॉलो करेंगे, रियलिज्म। मतलब हमने देखा है कि दोनों हमारे लिए बराबर ज़रूरी है, तो दोनों ज़रूरी है तो हम हमारे लिए बेहतर है कि हम किसी के अगेंस्ट ना जाए, यही इंडिया का स्टैंड होना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट इजराइल एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट। हमने पूरी हिस्ट्री देखी कि दोनों दोस्त से किस तरीके से दुश्मन बने, क्या हिस्ट्री रही दोनों की। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू वांट इट्स PDF यू कैन ज्वाइन आवर चैनल SSB World FDA। थैंक यू सो मच। जय हिंद।